हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 2 थीम्स। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सभी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज हम देखेंगे चौथे का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का साधारण अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे गिवन दैट टी इक्वल टू 100 मिनट दे रखा है बेटा, है ना। उसके बाद दे रखा है इसमें हमें के की वैल्यू बतानी है, वेग स्थिरांक की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम जानते हैं के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रता। आर क्या होती है? आपकी अंतिम सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए 100 है, ठीक है, और अंतिम सांद्रता क्या है बेटा? आपकी 99% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, तो 100 माइनस 99 ये वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ गया एक आ गया। तो लॉग 10 बेस 100/1, तो इसको हम ले सकते हैं 100 के लिए 10 की घात 2, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 2 log 1, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्यों हम जानते हैं एक फार्मूला आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, log 10⁻² इक्वल टू 2 log 10 बेस 10 ये होता है। और 10 बेस 10 की वैल्यू इसकी कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 1। तो कुल मिला के 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? तो 2। तो यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, 2, और इसकी वैल्यू होती है log 10 बेस की 1। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ तक देखिएगा। उसके बाद हमारा देखो ये आंसर तैयार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे चालक तो क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है, हमें स्पष्ट करने हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालक तो कहते हैं, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो जी इक्वल टू 1/r इक्वल टू होता है, तो 1/r होता है, ठीक है। जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/r। तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू क्या होता है वैसे, ठीक है, r इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/रो ए अपॉन एल, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 1/r जब क्या लिख दिया बेटा? ए अपॉन एल, तो हम लिख दिया ए अपॉन एल, ठीक है। और आप जानते हैं ये क्या लिख दिया? ए अपॉन एल। तो आप जानते हैं कि जो 1/रो होता है वो कप्पा होता है। 1/रो क्या होता है? कप्पा होता है। तो यहाँ पर ये हमने तो लिख दिया इसकी पे कप्पा ए अपॉन एल, तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो चालकत्व का ऐसा ही मात्रक सीमेंस होता है। अब हम बात करें सेल स्थिरांक की। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सेल नियतांक किसे कहते हैं? किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे G* से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा से फॉर्मूला क्या हो गया? G* इक्वल टू L/A। अगले जो क्वेश्चन बेटा ये CCP वाला सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया का अणुभार, ठीक है, 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया का जो अणुभार है 60 दे रखा है कि 5% W/V जलीय विलयन का पराक्षण दाब ज्ञात कीजिए। R इक्वल टू हमारे लिए दे रखा है। तो बेटा देखो बात सुनेंगे ध्यान से, एक बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें होती हैं, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है बेटा? विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। तो पहले क्या आता है? पहले विलायक आता है, विलय? अरे पहले विलय आता है यार, पानी लोगे ना पहले क्या आएगा? पहले विलायक आएगा। पहले क्या आएगा? विलायक। उसके बाद इसमें कुछ घोलोगे, तुम विलय घोलते हो। तो पहले कौन आता है? नंबर 1 पे आता है विलायक, नंबर 2 पे कौन आता है? विलय, ठीक है। तो इसको हम नंबर 1 बोलेंगे, नंबर 2 बोलेंगे। हमेशा याद रखेंगे विलायक को नंबर 1 और विलय को नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, विलायक को नंबर 1, ठीक है। तो देखो विलायक कौन सा है? विलायक 1 वाला होगा और विलय वाला 2 होगा, ठीक है। तो 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया का अणुभार कितना है? अब देखो यूरिया है, यूरिया घुल रही है, विलायक है, सॉरी विलय है। तो विलय को M2 व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो M2 का भार दे रखा है 60 ग्राम प्रति मोल। 5% जलीय विलयन, 5% विलयन मतलब ये है कि 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम जल में विलय है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है W2 की वैल्यू तो कितनी रखी है बेटा? 5 ग्राम ये लिखा है। W2 की वैल्यू क्या रखी है? 5 ग्राम दे रखी है ना। का विलयन पराक्षण दाब ज्ञात कीजिए। पराक्षण दाब हमारे लिए फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। R की वैल्यू हमें ये दे रखी है, T इक्वल टू दे रखा है, सो केल्विन हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है 100 ml टोटल है,
भाई दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अगले देखते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई बी इक्वल टू W2M2/RT, ठीक है, ये NCERT के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ा रहा है 100% आपको। तो बेटा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस प्रकार हमारे लिए इसका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमको बता दें डी ब्लॉक के 4 तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कुछ नहीं करते भाई, सभी करते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक होते हैं, धात्विक नेचर के होते हैं, सही बात है, मेटलिक होते हैं सारे के सारे, है ना। वैसे हमसे पूछे कितने थे डी ब्लॉक के किन्हीं 4 के बारे में पूछा था। तो देखो तीसरा देखो, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये तो हमने पहला ही पॉइंट लिख लिया था, तो उसमें एक नेक्स्ट पॉइंट चौथा बढ़ा लीजिए। आप लिखिएगा डी ब्लॉक के तत्व, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये काट करके लिखो, डी ब्लॉक के तत्व कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं या उपसर्जक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और चलो अगला देखते हैं हम लोग, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जबकि एथेनॉल ऐसा नहीं करता या उदासीन होता है, क्यों। फिर सुनेंगे, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो फिनॉल होता है, ठीक है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखो ये जो फिनॉल का जो होता है OH, ये जो फिनॉल होता है OH, इससे H आसानी से अलग हो जाता है। क्या होता है, H आसानी से अलग हो जाता है। और तुम्हें पता है जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन एथेनॉल में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए वो उदासीन नेचर का होता है। जो पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हारे विटामिन, ठीक है। देखो फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। देखो ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर, ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर धनावेश नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो गलती से लिख गया है, यहाँ पे ऋणावेश होना चाहिए, ठीक है, ऋणावेश कर देना आप लोग। ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन फिनॉल से H+ आयन के रूप में निकल जाता है, इसी कारण फिनॉल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणावेश है तो ऋणावेश लिखेंगे, तो फिनॉल कैसे हो जाएंगे, अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। तो एथेनॉल के बारे में लिखें, एथेनॉल में अनुनाद की घटना नहीं होती है, अनुराग नहीं होगा, अनुनाद होगा, अनुनाद, ठीक है। एथेनॉल में अनुनाद की घटना नहीं होती है, इसीलिए इससे H+ आयन नहीं निकाल सकते, अर्थात यही कारण है कि एथेनॉल क्या होता है, उदासीन होता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 का UPC नाम बताइए। उसका नाम होगा 1-एथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा बेटा, 1-एथॉक्सी प्रोपेन। अगला जो स्टार लगा हुआ है सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.1 मोलर यूरिया 0.1 मोलर NaCl बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण देकर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है, अर्थात परासरण दाब कणों की संख्या पर या आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है ना। तो 0.1 मोलर NaCl का बिलियन परासरण दाब अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि यह आयनों में टूट जाता है। और जबकि 0.1 मोलर यूरिया का परासरण दाब कम होगा, क्योंकि यह आयनों में नहीं टूट पाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एथेनामीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, ये है एथेनामीन, क्या है ये, एथेनामीन है। तो एथेनामीन की NaNO2 और तनु HCl से अभिक्रिया लिखेंगे तो इस प्रकार ये अभिक्रिया होगी। अगला देखते हैं हिंसवर्ग अभिकर्मक। तो हिंसवर्ग अभिकर्मक में क्या होता है, तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्तर दीजिए, NaNO3 की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है ना। तो इसके देखेंगे क्वेश्चन, आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। लेड सल्फाइड के ओजोन गैस की अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे NOG से O3 अभिक्रिया को हमें लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
डी ग्लूकोज की संरचना तथा आईयूपीएसी नाम लिखिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज अणु में एल्डिहाइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम है, इस आईयूपीएसी नाम ये लिखा हुआ है। और सिद्ध अगर हमें करना है तो हम क्या काम करेंगे, ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित हैं तो हम सिद्ध कर सकते हैं फेलिंग के विलयन से रिएक्शन करा करके, है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त होता है, अगर ये है तो हमने ये रिएक्शन कराई है और रिएक्शन कराने से ये चीज़ प्राप्त हो रही है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं फेलिंग से सिद्ध होता है कि फेलिंग विलयन में CHO ग्रुप उपस्थित है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमारे लिए, है ना। प्रोटीन के विकृतीकरण पर। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुष्क और तृतीयक संरचना व द्वितीयक संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करते हैं और इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे अंडे को गर्म करना, तो विकृतीकृत प्रोटीन कहलाती है। हम बात करते हैं कि ज्वेटर आयन क्या होते हैं। ज्वेटर आयन, जब अमीनो एसिड जल में घुलते हैं तब इनका अमीनो ग्रुप्स NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH आपस में क्रिया करते हैं जिससे एक आयन बनता है जिसे ज्वेटर आयन कहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, मैं समझा देता हूँ आपके लिए, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो ये है RCHNH2 और COOH। जब इसको हम जल में घोलते हैं, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला, जब जल में घोलते हैं तो ये वाला आयन इधर आ जाता है। ठीक है, तब हमें प्राप्त होता है RCH, यहाँ पे NH3 हो जाता है, यहाँ प्लस का चार्ज आता है और यहाँ पे COO माइनस, तो ये आयन बनता है, इसको बोलते हैं ज्वेटर आयन। ठीक है, तो ये आपका देखो बना हुआ है, समझाया हुआ भी है। प्रोटीन का उपयोग देख लें कैसे क्या होता है। आहार के रूप में, एंजाइम के रूप में, वस्तु उद्योग में और औषधियों के रूप में इसका यूज़ होता है ना। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर NH2 और टर्न अभिकर्मक तथा NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र देखिए क्या होता है, तो बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र ये वाला होता है ना। अब NH2 से अभिक्रिया देखते हैं इसकी, तो हम रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारे लिए ये रिएक्शन प्राप्त होती है। टर्न अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया देखिएगा इस प्रकार होती है। बात करते हैं NaOH के साथ अभिक्रिया, तो NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे हमें सोडियम बेंजोएट बेंजल्डिहाइड और अल्कोहल प्राप्त होता है। अथवा वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एसिटल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसकी NaHSO3 और इन सबसे हमें रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन, इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा एथेनल, और इसकी जो अभिक्रिया देखेंगे, अभिक्रिया इसकी इस प्रकार होगी। नेक्स्ट देखते हैं NaOH के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है, ये हमारे लिए प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट। अब है क्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया लिखिएगा, तो जब सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमारी लिखनी है, तो बेटा ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए, तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का उपयोग हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बनाने में करते हैं, और जब कार्बोनिक कंपाउंड के ग्रेगनार्ड रिएजेंट डालते हैं, जब कार्बनिक कंपाउंड में ग्रेगनार्ड रिएजेंट डालते हैं तब एडिशन कंपाउंड बनता है और इसका जल अपघटन कराने पर हमें अल्कोहल मिलता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये है ग्रेगनार्ड रिएजेंट का सामान्य रिएक्शन जो हमने लिखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ ग्रेगनार्ड रिएजेंट का सामान्य रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से, और अगले हम चलेंगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट की। ये है अभिक्रिया, देखो ये है आपका CH3COCHO, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तब ये चीज़ प्राप्त होती है। ठीक है ना, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। चलो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए, वरना को बड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, समझा तो रहा नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रहा बेटा ज़्यादा, क्योंकि समय की बहुत कमी है ना। चलो देखते हैं, ये C⋯O, यहाँ पे हम लिखते हैं अब ग्रेगनार्ड रिएजेंट का सूत्र होता है RMgX, ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट का सूत्र। देखो ध्यान समझेंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड है ये इधर को शिफ्ट होता है, तो इस पर आता है आंशिक रूप से ऋणावेश और इस पर आता है आंशिक रूप से धनावेश। ठीक है ना,
और यहाँ पर ये जो हैं ये R जो होता है ये आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, ये आंशिक रूप से धनावेश होता है इतना पार्ट। तो जो ऋणावेशित पार्ट होता है वो कहाँ जोड़ेगा बेटा, धनावेश वाले पे यहाँ जोड़ेगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जोड़ेगा, ये पूरा पार्ट ये जोड़ेगा, ये यहाँ जोड़ता है, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है यहाँ पर, देखो इतना मैंने आपको समझा दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें प्राप्त होता है, ध्यान समझेंगे, हमें प्राप्त होता है CH3, ठीक है, H, ठीक है। उसके बाद C सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हो ही गया है यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है ना। उसके बाद O, उसके क्या जाएगा, उसका यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे MgX। अब क्या कराते हैं बेटा, जल अपघटन करा देते हैं। जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो देखो क्या होता है यहाँ पे HOH, तो यहाँ से ये ब्रेकिंग होता है, तो यहाँ प्राप्त हो जाता है CH3H, ठीक है, C, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है R। ये आपका हो गया, आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे CH3H है, ठीक है। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया है, यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ माइनस का चार्ज हो गया, तो ये वाली चीज़ यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार जो प्राप्त होगा कंपाउंड, क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ प्राप्त होगी। जल अपघटन कराते हैं तो हमें ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसे ही सेम प्रोसेस इसमें होती है, तो इसमें ये टर्सरी अल्कोहल हमारे लिए प्राप्त होता है ना। तो बेटा आपका ये 7वां सेट जो था, बिल्कुल मतलब जो ये दूसरा सेट था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी ही करिए लाइक, प्यार से क्यूचा कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपको अपलोड करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।